हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बैंकिंग सूत्रा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारफेसी एक्ट 2002। हालांकि ये एक्ट बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए हमने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करा है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम कोशिश करेंगे बेसिक्स ऑफ सारफेसी एक्ट समझने की, इसका फ्लो समझने की और इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बेसिक स्ट्रक्चर समझने की कि सारफेसी एक्ट में होता क्या है। और सेकेंड पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस एक्ट के जो सेक्शन हैं 13(2), 13(4) उसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या टाइमलाइन होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारफेसी एक्ट से जेआईबी के पेपर में, और अगर कोई बैंक प्रमोशन का एग्जाम देने जा रहा है उसमें पूछे जाते हैं। यूपीएससी में भी सारफेसी एक्ट से अब पूछे जाने लगे हैं क्वेश्चंस। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि सारफेसी है क्या। तो सारफेसी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इसका बेसिकली मतलब है कि जो भी हम सिक्योरिटी देते, जब फॉर एग्जांपल बैंक आपको लोन देता है, एक बोरोवर को लोन देता है, तो उसके अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी लेता है। ठीक है, हो सकता है प्रॉपर्टी, हो सकता है या आपका घर है, आप घर के लिए लोन ले रहे हैं तो घर को मोर्टगेज रख के आप लोन लेते हैं अगर आपके पास और कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो कि इन फ्यूचर अगर आप कभी लोन ना चुका पाएं तो बैंक के पास ये पावर रहे कि वो उस सिक्योरिटी को सेल करके जो उसका बैलेंस अमाउंट है, उसको प्रोसीड को वो अपना रिकवर कर सके उसको। तो बेसिकली ये सारफेसी एक्ट इसीलिए बनाया गया है कि बैंक को एक तरीके से ऑटोनॉमी, एक पावर दी है कि जब वो उसका जो लोन का ड्यूज है वो बोरोवर नहीं चुका पाएगा तो उसके पास कुछ डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं जिससे कि वो अपना ड्यूज को रिकवर कर सके। तो बेसिकली सारफेसी एक्ट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया था 17 दिसंबर 2002 में। और इस सारफेसी एक्ट को रिकमेंड किया था मेनली 3 कमिटीज ने। नरसिम्हा कमेटी 1 जो कि 1991 में बनी थी, नरसिम्हा कमेटी 2 जो 1998 में बनी थी, और अंध्या रुजिना कमेटी जो कि 1999 में बनी थी। और ये तीनों ही कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। और इसका पर्पस था बेसिकली कि एग्जामिन करो कि क्या बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, क्योंकि उस समय एक ये प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो गई थी बैंकिंग सेक्टर में कि लोग लोन ले रहे थे और नंबर ऑफ डिफॉल्ट लोन्स बढ़ रहे थे। तो उस समय तक बैंक के पास कोई ऐसी पावर नहीं थी कि वो सिक्योरिटी को बेच सके विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। मतलब क्या होता था इससे पहले कि बैंक सिक्योरिटी तो लेता था, लेकिन उसको सेल करने के लिए, उसको बेच के अपना रिकवर करने के लिए ड्यू, उसको कोर्ट के पास जाना पड़ता था, कोर्ट का इंटरवेंशन करना पड़ता था, और जिससे कि क्या होता था कि पूरा प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। ठीक है, तो टाइम पे बैंक को उसका पैसा रिकवर नहीं कर पाता था। ठीक है, इसीलिए बैंक को एक ऑटोनॉमी देने के लिए इस एक्ट को रिकमेंड करा इन 3 कमिटीज ने। और एक तरीके से न्यू लॉ लाया भारत के लॉ में कि इस तरह का एक सारफेसी एक्ट बनाया जाए जिससे कि ऑटोनॉमी दी जाए जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिससे कि वो पोजेशन कर सकें सिक्योरिटीज का और सेल कर सके उनको विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, जिससे कि पूरा प्रोसेस टाइम बाउंड मैनर में रहेगा और बैंक को अपना जो ड्यू है वो भी टाइम पे रिकवर कर सके। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या थे सारफेसी एक्ट के, उस पर देखते हैं। 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑक्शन कर सकें प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी में भी कॉमर्शियल हो सकती है, रेसिडेंशियल हो सकती है। कब कर सके? जब बोरोवर फेल टू रिपे द लोन्स। ठीक है, अपना लोन नहीं चुका पाएगा, उस केस में बैंक्स जो हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का ऑक्शन करके अपना ड्यूज को रिकवर कर सके। और ये एक तरीके से फास्टर रिकवरी था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बैंक के पास और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास इन केस ऑफ सिक्योर्ड डेब्ट्स।
ठीक है। सिक्योर्ड डेब्ट से मतलब है ऐसे सभी प्रकार के लोन जिनके अगेंस्ट में सिक्योरिटी के फॉर्म में कुछ सिक्योरिटी ली है। फॉर एग्जांपल में भी एफडीआर हो सकती है अगर छोटा लोन है तो, फिक्स डिपॉजिट से, या किसी ने प्रॉपर्टी ले रखी है, प्लॉट है उसको सिक्योरिटी में रखा है, किसी का घर है, किसी का बिजनेस का सेटअप है, किसी का ऑफिस बिल्डिंग है, पर्सनल ऑफिस बिल्डिंग है। तो ये सारी चीजें क्या है, सिक्योरिटी है जो कि बैंक एक्वायर करता है, बैंक एज ए सिक्योरिटी रखता है अपने पास जब वो लोन देता है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रोसेस फ्लो की कि सारफेसी एक्ट जो है वो बेसिकली किस तरीके से काम करता है, क्या स्ट्रक्चर है सारफेसी एक्ट का। तो जैसे आप देख रहे हैं ये बोरोवर है और एक बैंक है। तो बैंक के पास ये लोन लेने आया, बैंक ने उसको लोन दिया, लेकिन इसके अगेंस्ट में उसने क्या मांगा, सिक्योरिटी मांगा। अब सिक्योरिटी में मेनली हम मान के चलते हैं कि इसने सिक्योरिटी के मामले में मान के चलते हैं इसने एक प्रॉपर्टी ली है जिसका डॉक्यूमेंट्स जो है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स उसने बैंक को दे दिया। ठीक है। तो अब बैंक ने लोन तो दिया है लेकिन उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी अपने पास रखी है कि इन केस अगर कभी वो लोन ना चुका पाए तो बैंक उसको सिक्योरिटी को सेल करके अपना ड्यू को रिकवर कर सके। अब आती है बात एक और एंटिटी की। बेसिकली वो एंटिटी है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। आपने नाम सुना होगा, बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआरसी। तो इट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इसका काम क्या है, देखिए बैंक के बहुत सारे काम होते हैं और बैंक का टाइम अगर आप वेस्ट करोगे तो बेसिकली पब्लिक का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए बैंक अगर आपका प्रॉपर्टी सेल करने जाएगा, ऑक्शन करेगा, ये सब चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। और हर एक एम्प्लॉय जो बैंक का है, बैंक की ब्रांच में जो काम कर रहा है, उसके ढेरों काम रहते हैं। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक की ब्रांच से बंदे उठ के जाएंगे और वो सेल करेंगे, पूरा प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ऑप्शन। तो क्या करता है बैंक, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को के साथ ट्रांजैक्शन करता है। कैसे, उसको देता है वो सिक्योरिटी एसेट्स, तो जो सिक्योरिटी एसेट्स उसने बोरोवर से लिए थे, मान लीजिए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंप देता है, ट्रांसफर कर देता है। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है, उसको कैश दे देती है। ठीक है। अब क्या हुआ कि उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में उसे कैश मिल गया, किसको, बैंक को मिल गया। अब आया एक क्वालिफाइड बायर, जिसको ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स दे देगी। मतलब सिक्योरिटी रिसिप्ट देने का मतलब है बेच देगी। फॉर एग्जांपल जो आपका ऑक्शन होगा वो ऑक्शन करवाएगा कौन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बंदे करवाएंगे, और उसमें उस केस में वो प्रॉपर्टी को बेचेंगे जो कि उस बोरोवर की, डिफॉल्ट बोरोवर की प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही बेचेंगे सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को डिलीवर कर देंगे उस बायर को जो भी उस बिड को जीता है, और वो फिर क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में जो भी कैश है, जितने भी उसने खरीदा है, वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दे। तो और यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ द कमीशन जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक से भी लेती है। तो बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू है जिस हिसाब से सारफेसी एक्ट काम करता है। लेकिन बहुत बार ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर फॉलो होता है, बहुत बार वो प्रॉपरली फॉलो नहीं भी होता, क्योंकि बहुत बार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करती है, बहुत बार बैंक इटसेल्फ भी ये इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और खुद ही सारफेसी एक्ट के थ्रू प्रॉपर्टी को सेल करता है और ऑक्शन करता है और अपना डील रिकवर करता है। बट जो एक एक्चुअल स्ट्रक्चर होना चाहिए और जो जनरली प्रिस्क्राइब्ड है वो यही। तो अब हम बात करेंगे सारफेसी एक्ट के एप्लीकेबिलिटी की कि किस अकाउंट्स में, किन किन अकाउंट्स में सारफेसी एक्ट एप्लीकेबल है। तो
सरफेसी एक्ट को एप्लीकेबल होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, देयर शुड बी अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ पे कौन है, बैंक है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब है कि जिस भी बैंक ने लोन दिया है उसने जरूर सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, उसकी प्रॉपर्टी या किसी भी तरह की सिक्योरिटी उससे जरूर ली हो प्रॉपरली, तभी ये सरफेसी एक्ट जो है एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि सिक्योर क्रेडिटर तो ठीक है, बट अदर देन और क्या कंडीशन हो सकती हैं जिसमें सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे कि अदर देन एनी लीन ऑन द गुड्स, मनी और सिक्योरिटी गिवन बाय और अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 और द सेल ऑफ गुड एक्ट्स। ठीक है, और एनी अदर लॉ फ्रॉम टाइम बीइंग इन फोर्स। तो बेसिकली ये तीन जो कंडीशंस हैं, या तो कोई लीन ना हो गुड्स पे, मनी और सिक्योरिटी गिवन बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट नहीं होना चाहिए, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत वो नहीं आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट और जितनी भी कंडीशंस होंगी उसमें अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर ने चार्ज क्रिएट किया है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है अगर उसका क्रिएट किया हुआ है फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो वो सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है, देयर शुड बी डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट और एनी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल होने के लिए बोरोवर ने जरूर से डिफॉल्ट करा होना चाहिए रिपेमेंट में। ठीक है, या तो कुछ इंस्टॉलमेंट्स में जिससे कि एनपीए हो जाए, या फिर लोन अमाउंट। ठीक है, द सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड एक्सेप्ट इन एग्रीकल्चरल लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर एग्रीकल्चरल लैंड में अगर क्रिएट करा है सिक्योरिटी को, मतलब फॉर एग्जांपल बैंक ने लोन दिया है फॉर एग्जांपल एक किसान को, और किसान ने अपना लोन का सिक्योरिटी के लिए, मतलब बैंक जो से सिक्योरिटी लेगा उस सिक्योरिटी के फॉर्म में अगर उसने अपना एग्रीकल्चर लैंड दिया है, तब उस केस में वहां पर सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए दूसरी कंडीशन क्या है कि हाउएवर सरफेसी कैन बी इन्फोर्स वेयर एग्रीकल्चर लैंड गिवन फॉर मॉर्गेज इज नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकता है सरफेसी एक्ट में एप्लीकेबल, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि वहां उस पर्टिकुलर लैंड में, एग्रीकल्चर लैंड में कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, तब आप उसको सरफेसी एक्ट में कंसीडर कर सकते हैं। द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज एनपीए। जैसे मैंने बोला कि सिक्योर्ड क्रेडिटर उसी अकाउंट्स में सरफेसी एक्ट को इन्फोर्स कर सकता है जो अकाउंट्स एनपीए हो गए। नेक्स्ट है द क्लेम अमाउंट इंक्लूडिंग द अनचार्ज इंटरेस्ट। द क्लेम अमाउंट इंक्लूडिंग द अनचार्ज इंटरेस्ट शुड बी फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन ₹1 लाख। मतलब है, क्लेम अमाउंट का मतलब है जो अमाउंट ड्यू है, जो पे नहीं करा बोरोवर ने, और उस पे ऊपर जो अनचार्ज इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट अमाउंट भी है उस पे जो उसने नहीं पे करा, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के जो अमाउंट होगा वो 1 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम है तो वहां पे भी सरफेसी एक्ट नहीं लग सकता। अमाउंट ड्यू मस्ट नॉट बी लेस देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट देयरऑन। ये क्या है, ये इसका एक तरीके से बाइफर्केशन है, और क्लैरिटी में बात कर रहे हैं कि जो अमाउंट ड्यू है उसमें वो 20% ऑफ द प्रिंसिपल से कम नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट से कम नहीं होना चाहिए। Secured interest must be available in favor of the bank. The account should not be time barred. ठीक है, अकाउंट जिस अकाउंट के अगेंस्ट में आप सरफेसी एक्ट लगा रहे हैं वो टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज with SARSAI portal by secured creditor is mandatory before proceeding for SARFACI। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है सरसाई। सरसाई बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक तरीके से रजिस्ट्री है, जितनी भी जमीन, प्लॉट्स और आपका घर, जितना भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसका रजिस्ट्रेशन के लिए ये सरसाई पोर्टल है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है सरसाई।
और जब भी कोई भी बोरोवर लोन लेने जाता है और अपना मॉर्टगेज करता है फ्लैट को या फिर अपना किसी प्रॉपर्टी को या प्लॉट को मतलब एज अ सिक्योरिटी देता है बैंक को, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको सरसाई में रजिस्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से उसका पूरा ट्रैक पता चलता है कि ऐसा तो नहीं है ये कि इस बोरोवर ने डिफरेंट तरह के लोन लिए हैं सेम ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, सेम ही प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी दिखा के उसने डिफरेंट बैंक से तो नहीं लोन लिया, ठीक है। ये पता चलता है सरसाई से, इसीलिए सरफेसी एक्ट को प्रोसीड करने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप सरफेसी एक्ट लगाने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी सरसाई में रजिस्टर होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। पहला जो प्लेज सिक्योरिटीज होती है, लीन, एयरक्राफ्ट, वेसल्स, अनपेड स्टॉक्स और एनी गुड्स, मनी और सिक्योरिटी गिवन बाय और अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर सरफेसी एक्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर कोई भी मैटर एनसीएलटी में या डीआरटी में, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड चला गया तो और एंड मोराटोरियम पीरियड इज इन फोर्स और उस पर मोराटोरियम पीरियड लग गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत, तब उस पे आप सरफेसी एक्ट नहीं लगा सकते। वो केस ऑलरेडी एनसीएलटी या डीआरटी में नहीं जाना चाहिए, उसके पहले ही आपको सरफेसी एक्ट आप लगा सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ स्टेजेस की, जो सरफेसी एक्ट को इन्वोक करने के लिए क्या क्या स्टेजेस हैं, किस फॉर्म में सरफेसी एक्ट लगता है, क्या स्टेप्स होते हैं, वो बात करते हैं। तो पहला, इशू ऑफ डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 13(2), पहला सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड, इशू ऑफ डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 13(4) एंड पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट। थर्ड, टेकिंग पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 13(4). Fourth, taking possession of immovable property under section 13(4). Next is fixation of initial reserve price. Initial reserve price होता है जो एक minimum price होता है below which आप नहीं सेल कर सकते किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी घर को, अगर आप उसको ऑक्शन कर रहे हैं तो एक मिनिमम प्राइस सेट करा जाता है जिससे नीचे सेलर एक्सेप्ट नहीं करेगा प्राइस। तो वो जो प्राइस होता है, मिनिमम प्राइस जो सेट करा जाता है, उसको बोलते हैं इनिशियल रिजर्व प्राइस। एंड द लास्ट स्टेज इज सेल पब्लिकेशन, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, सेल प्रोसीड्स एंड कंफर्मेशन ऑफ सेल। तो इस पार्ट में इतना ही, जो बेसिक्स ऑफ सरफेसी है और जो ओवरव्यू था बेसिक सरफेसी का, हमने इसमें कोशिश करी आपको समझाएं। नेक्स्ट पार्ट में हम ये जितनी 6 स्टेजेस हैं इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डिटेल में और जानेंगे कि कब हम डिमांड नोटिस 13(2), 13(4) दे सकते हैं, कैसे हम पोजीशन ले सकता है कोई बैंक सरफेसी एक्ट के अंतर्गत किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इनिशियल रिजर्व प्राइस कैसे सेट होता है, कैसे फिक्स होता है और कौन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और कैसे आप सेल नोटिस को पब्लिश करते हैं, कैसे पूरा कंफर्मेशन होता है सेल का, प्रॉपर सेल हो जाने के बाद क्या स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है।